पवार गुट मौन पर धरना प्रदर्शन करने लग जाता है। अब ऐसे में सीएम शिंदे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जो मूर्ति टूटी है उस पर 10 बार क्या मैं 100 बार झुककर माफी मांगने को तैयार है, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति तो हो रही है। दूसरी तरफ एक सर्वे भी आया है, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है ये, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। तो इसने भी टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ एनडीए में सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक सर्वे जो कि और टेंशन बढ़ा रहा है। तो महाराष्ट्र को लेकर क्या चल रहा है, क्या है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी, आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, महाराष्ट्र में हरियाणा और जम्मू कश्मीर इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन का ऐलान हो गया है, बावजूद इसके महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रही है। और एक वजह वो जो प्रतिमा गिरी है उसके बाद की राजनीति और एनडीए में दो सुर हो जाना। पहले तो जैसे आपने सर्वे की बात कही, तो संभवतः वो कांग्रेस के द्वारा करवाया हुआ सर्वे है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। वो 85 सीटें उनके खाते में जा रही है, हम आंकड़े भी दिखा रहे लगातार जी। पर कांग्रेस वाले तो कहेंगे ही कि कांग्रेस जीत रहे हैं। तो वो तो देखिए सर्वेज अभी और भी आएंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि शिवाजी महाराज ने जो किले और दुर्ग अपने दौर में बनाए महाराष्ट्र में, वो तो अभी तक कायम है। लेकिन उनकी मूर्ति जो बनाई गई वो 8 महीने में गिर गई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो महापुरुषों की श्रेणी में है, जो देवत्व जिसे कहा जाता है कि उन्हें प्राप्त है, दैवत कहते हैं मराठी में, मैं सुनता हूँ लोगों को बोलते हुए, उस श्रेणी में उनको रखा जाता है वहाँ पर। और अगर वो मूर्ति गिर जाती है, वो प्रतिमा गिर जाती है, तो एक बड़ा ही स्वाभाविक छटपटाहट वहाँ के लोगों में और वहाँ की जो राजनीति है इससे प्रभावित होती दिखाई पड़ रही है। आप कल्पना कीजिए कि शिवाजी महाराज की प्रासंगिकता आज करीब 800 साल पहले उन्होंने राज किया था, और आज भी कितनी है कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो शिवाजी के नाम पर, वो वहाँ का जो टर्मिनल है सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो आइकॉनिक शिवाजी पार्क जहाँ पर क्रिकेट खेल करके हमारे न जाने कितने क्रिकेट के सितारे आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमक रहे हैं। तो शिवाजी के महत्व को इन सब उदाहरणों से जो महाराष्ट्र से लोग नहीं हैं वो समझते हैं, वो मानते हैं कि, और शिवाजी वैसे भी किसी एक राज्य विशेष के तो फिगर है नहीं, क्योंकि हम लोग भी जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, शिवाजी की वीर गाथाओं के बारे में स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में बहुत पढ़ाया गया है। कैसे उन्होंने अफजल खान का वध किया, किस तरह से उन्होंने गुरु रामदास, उनके गुरु का नाम था, और किस तरह से सोसाइटी को एक करने में वो अभी की जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ वो कि भाई आप किसी वर्ण भेद को नहीं मानते हैं, वो उसी दौर में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी युद्ध कौशल, ये सब ऐसी चीज़ें हैं वर्थ एम्यूलेटिंग है। छोटी सी सेना और उसके बावजूद औरंगजेब की उन्होंने ऐसी हालत ख़राब की कि औरंगजेब एक बार जो उत्तर से निकले और दक्षिण गए तो वापस उत्तर नहीं आ पाए, और अंत में देहावसान भी उनका वहीं हो गया, औरंगाबाद के आसपास। तो आप ये सोचिए कि वो इतने बड़े एक प्रतिष्ठित, उनका अपना एक स्मृति और इतनी बड़ी शख्सियत उनकी, और अगर उनके आसपास राजनीति हो रही है आज के तारीख में तो स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है। ये बड़ा बैड ओमेन यानी कि एक ख़राब शकुन भी माना जा सकता है हमारे समाज में। कुछ इस तरह की बात अगर हो जाए, मूर्ति गिर जाए,
तो एक तो ये पक्ष है जो शिवाजी महाराज का अपना पर्सनालिटी है, और दूसरा पक्ष ये है कि आपने उसका निर्माण क्यों किया था। मौजूदा सरकार ने जो नेवी डे के अवसर पर उसका निर्माण किया था, उनकी लेगेसी को प्राप्त करने के लिए, उनकी लेगेसी जो सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर शिवाजी का महत्व है महाराष्ट्र में, उस लेगेसी को हम ही अपने पास रखें। भाई वहाँ की तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम शिवसेना है, और शिवसेना में शिवाजी की भावना है ना। भगवान शिव के तो वो खुद पूजक थे, लेकिन यहाँ पर शिवसेना जो है, तो ऐसे में उस लेगेसी को आपने प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री तक को बुलाया। प्रधानमंत्री आए, और आपको मालूम होगा कि जो युद्ध कौशल शिवाजी का था, तो उसमें उनकी सबसे बड़ी जो महारत थी वो था कि वो पहले शासकों, शुरुआती शासकों में से जिनके पास अच्छा खासा नेवी था। अमूमन इस तरह से होता नहीं था कि नेवी किसी के पास रहे, पर उन्होंने डेवलप किया था, और इस कारण से नेवी ने इस स्टैचू को बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। इंडियन नेवी ने वन ऑफ द फर्स्ट या इनिशियल नेवी का जो अपना एक जो आकार लेता हुआ हमारे समाज में, हमारे देश के रक्षा पंक्ति में दिखाई पड़ा था, वो शिवाजी महाराज के दौरान ही हुआ था। इस कारण से जो नेवी डे था पिछले साल 4 दिसंबर को, उसी दिन इस मूर्ति को का अनावरण हुआ था, इस प्रतिमा का अनावरण हुआ था मालवन फोर्ट पर, जहाँ पर एक्चुअली शिवाजी की जो नेवी थी, है ना, वो एंकर्ड रहती थी। आपने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस लेगेसी को प्राप्त करने के लिए, ऐसे में जबकि महाराष्ट्र चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, आपने वो किया और वो गिर गया। वो कैसे गिर सकता है? कहा जा रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल रही थी। आपने देखा है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में हडसन रिवर पे, वो कितना साल पुराना है, और वहाँ कैसे कैसे भयंकर ब्लिज़ार्ड्स आते हैं, कैसे कैसे तूफान आते हैं। बिल्कुल। और सब के बीच वो खड़ा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हाँ, आप कैसी बात कर रहे हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चली। समंदर की हवाएं जो हैं वो नट बोल्ट को कोरोड कर गई, जंग लग गया, कुछ इस तरह की बातें। मतलब 1 साल के अंदर ही ये सब हो गया। आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या और मूर्ति नहीं है जो कि समंदर के किनारे खड़ी है? शिवाजी महाराज की ही मूर्ति है। आपकी ये मूर्ति गिर कैसे जाती है? करोड़ों में बनी हुई मूर्ति गिर कैसे जाती है? जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो बनती है। और दूसरी है, भावनाएं आहत होती हैं। ये दूसरा पक्ष अगर राजनीतिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वो अपनी बदकिस्मती समझे। इसलिए क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने मूर्ति खड़ी थी जब, तभी उसमें आती हुई कमजोरियों को देखा था। उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखा था, सरकार को बताया था कि कमजोर पड़ रही है मूर्ति। वो चबूतरा नहीं उखड़ा है, केवल मूर्ति उखड़ी है। चबूतरा वही खड़ा है, और वो उसके मजबूत होने की निशानी है। और मूर्ति जो उसके ऊपर लगी पड़ी थी वो टूट गई, गिर गई। मूर्ति ऐसा नहीं कि सब कुछ गिर गया, पांव के ऊपर से वो टूट गई, खंड खंड में बट गई वो। तो ये तमाम जानकारियाँ जो अभी पब्लिक डोमेन में है, वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं वो बताती है कि जानबूझकर अनदेखा किया गया। किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना था क्या? जैसा कि उनके एक मंत्री कह रहे थे कि ये हमारे लिए मौका है, हम इससे भी बड़ी मूर्ति बनाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। क्या मंशा थी कि भाई ये मूर्ति की जगह दूसरी मूर्ति लगानी है? शुरुआत में ही ये तय कर लिया गया था क्या? क्या बात क्या थी जो इस तरह की बातें हो रही हैं? कहीं भी कोई मूर्ति ऐसे नहीं गिरती है। गांव में जो हमारे लड़के शहीद होकर के आते हैं और उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती है, बस्ट उन शहीदों की, वो भी सालों साल चलती है। बिल्कुल। कभी नहीं देखा गया है कि कोई मूर्ति गिर करके टूट गई।
तो यहाँ तो आपने प्रधानमंत्री से इनॉग्रेशन करवाया था। और वो मूर्ति ऐसा तो था नहीं कि लगा के बस छोड़ दी गई, उसको तो सरकार की जिम्मेदारी थी, वो तो उसको देख ही रही थी कि लगा के आपने सिर्फ छोड़ दिया उसे, अब वो गिरे रहे ना रहे इस बात से कोई आपको मतलब ही नहीं था। जी हाँ, देखिए मालवन फोर्ट की एक रेप्लिका तैयार की जा रही थी, जहाँ ये मंदिर मूर्ति प्रतिमा लगाई गई थी, तो मालवन फोर्ट का एक रेप्लिका तैयार किया जा रहा था और वो रेप्लिका अभी बन ही रहा है, अभी वो बन ही रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, और जिसके लिए किया जा रहा था वो ढह गया। पर इसका सियासी असर तो होगा, और सियासी असर इस मायने में कि मैं देख पा रहा हूँ कि विरोध करने वाले अगर विरोध करते हैं, सरकार का विरोध इस मुद्दे पर करते हैं, तो वो बात समझ में आती है। अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले 1 तारीख को मार्च निकालेंगे, उन्होंने कहा है, अगर वो ऐसा करते हैं तो बात समझ में आती है। आज जो दृश्य जिसके बारे में आपने बताया कि मुंह पर पट्टा बांध करके एनसीपी अजीत पवार के लोग बैठे हुए थे, मुंबई में जो शिवाजी की मूर्ति है उसके नीचे में, और खुद कह रहे थे अजीत पवार कि हमें धक्का लगा है, यानी कि वो अपनी सरकार के खिलाफ, जिसमें वो खुद डिप्टी सीएम हैं, वो उसे कटघरा में खड़ा कर रहे थे। वो बताना चाह रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जिससे आहत हुआ हूं मैं, और लोग बहुत से आहत हुए हैं। वो डिप्टी सीएम है, उनको तो पता ही होगा, जाहिर है कोई बोलता तो नहीं है ऐसे, लेकिन उन्होंने बोला। इतना ही नहीं, अब वो 1 तारीख को कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज्वाइन कर लेंगे उस प्रोटेस्ट मार्च को। लोगों में ये और फिर वो बातें सच हो जाएंगी कि अजीत पवार अब जो है नहीं, अब देखिए ये बात तो है कि अजीत पवार थोड़े दूर होने लगे हैं, इस तरह की बातें हाल के दिनों में सामने आई थी। अजीत पवार साहब यात्रा निकाल करके घूम रहे हैं, सम्मान यात्रा, कहीं सम्मान की कमी है, तभी ये सम्मान यात्रा जो है निकल रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आरएसएस की वीकली है ऑर्गेनाइजर, उसमें लिख दिया गया था कि इस बार लोकसभा चुनाव इसीलिए हारे क्योंकि हमारे साथ अजीत पवार थे, अजीत पवार को लेने की जरूरत नहीं थी, उनके आने से हमें नुकसान हुआ। अगर जिसके साथ आप अलाइंड हैं, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, उसकी जो मातृ संस्था है, उसके मुखपत्र में अगर ये बात छपती है तो फिर आपकी तो पोजीशन फॉल्स हो जाती है। तो वो शिव की तरह उन्होंने विष पिया और चुपचाप रह गए। बाद में मराठी वीकली, चूंकि वो अंग्रेजी में छपा था तो फिर भी सेविंग ग्रेस था। हर व्यक्ति जो है वो हमारे देश में अंग्रेजी नहीं समझता है, पर मातृभाषा तो सबको आती है। बाद में मातृभाषा वाले अंक में भी छप गया, विवेक नाम से चलता है मराठी में मुखपत्र जो है ऑर्गेनाइजर का, मराठी रूपांतरण विवेक, उसमें भी छप गया कि भाई इनकी वजह से ही हारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। वो खून का घूंट पीकर रह गए होंगे। जिस तरह के वो आदमी हैं, बड़े वॉलेटाइल हैं, नाराज होते हैं, खुश होते हैं, मतलब वो भावनाओं को बहुत छुपाना नहीं जानते हैं। उनके बारे में ऐसा लिखा जा रहा है, बार बार उन्हें कहा जा रहा है। उनके गहरे जख्म ही हैं भाई। बारामती में सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, चुनावी हार हो गई। रक्षाबंधन में इस बार राखी नहीं बंधा पाए, बोला था कि जाऊंगा मैं, लेकिन उधर से शरद पवार की तरफ से कोई भी हरी झंडी मिल ही नहीं रही है। तो ऐसे में जाहिर है कि उन्हें ये लगने लगा है कि अब इधर भी हम बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहे नहीं, और अपना परिवार भी, और उधर से परिवार भी छूटा। और अब ये पाया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि उसी बारामती में अपने छोटे बेटे को खड़े करें चुनाव में विधानसभा के, और वहाँ पर उनके भतीजे को खड़ा किया जा रहा है दूसरे पक्ष के द्वारा, यानी कि एनसीपी पवार के द्वारा। और इस बार अगर हार हो जाती है तो क्या फिर सम्मान रह जाएगा। तो बहुत सी चिंताएं हैं उनके पास, और उन चिंताओं के बीच में ये मसला सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ दूरी बना के रखना चाहती है, पर उन्हें जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि किसी भी हालत में अगर ये चले जाते हैं तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर वो अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं अकेले रह करके, और वो वोट जो है वो काटते हैं, तो आज की तारीख में हमारे साथ है तो हमारे वोट चले जाते हैं। अगर वो उस तरफ क्रॉस ओवर कर जाते हैं तो और भी नुकसान हो जाएगा हमारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि
उधर का जो एक आंकड़ा है, 4 दल हो जाएंगे उस तरफ, इधर 2 ही दल रह जाएंगे, तो बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी। इसीलिए वो उनको जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह का उन्हें रिसेप्शन मिल रहा है, वो वहाँ की राजनीति में बहुत बड़ा असर डालने वाला है। और आप ये जान लीजिए कि मराठों के नेता अजीत पवार तो हैं, लेकिन शरद पवार के सामने अजीत पवार कुछ नहीं, दूसरे नंबर के नेता ही हैं। पहले नंबर पर अभी भी शरद पवार जब तक जिंदा रहेंगे और भगवान उन्हें लंबी उम्र दें, वही नेता है मराठों के। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजिंग स्थिति है, और इस मूर्ति प्रकरण के बहाने उन्होंने अपने आप को थोड़ा और दूर कर दिया है एनडीए से। आपको लग रहा है कि अजीत पवार की वापसी के कोई संकेत इससे मिलते हैं? क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ बैठ जाना मौन व्रत पे, तो ये क्या दिखाता है, मतलब क्या दर्शाता है ये? देखिए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। एक भावना मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में इस वक्त चुनाव के पहले घर कर रही है। महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से गुजराती बनाम मराठी कुछ इस तरह का पूर्व में हो रखा है। जब यूनाइटेड था दोनों, महाराष्ट्र और गुजरात, आज की तारीख में भी मुंबई में गुजरातियों की अच्छी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। लेकिन जो आम मराठी है वो थोड़ा सा उसको लेकर के असहज रहता है। आम मराठी के पास बिजनेसेस उतनी ज़बरदस्त नहीं है जितनी कि गुजरातियों के पास है। देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। देश के जो सबसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, जहां फाइनेंस का कैपिटल बोला जाता है, वो महाराष्ट्र में है। और कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र से फैक्ट्रियां जा रही हैं गुजरात, इस तरह की बातें सामने आई थी, तो क्या कोई ऐसी बात थी कि मन में घर कर गई है आम मराठी के? क्योंकि गुजराती और मराठी ये आपस में कुछ इस तरह से रहता है, दोनों साथ साथ भी रहते हैं और अंदर अंदर थोड़े दूर दूर भी रहते हैं। आज की तारीख में एक भावना सी वहां पर उभारने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। यही भावना, इस पर कई पार्टियों का निर्माण हुआ था हिमांशु। ये जो पर प्रांतीयवाद है जो बिहार यूपी के लोगों के साथ हाल के वर्षों में देखा गया था, ये शुरुआत नहीं थी। इसकी शुरुआत तो हो गई थी 50-60 के दशक में ही, जब बाला साहब ठाकरे की अपनी पार्टी बन रही थी शिवसेना, और उन्होंने आंदोलन दे दिया था कि बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी, एंड दैट वाज फॉर द साउथ इंडियंस। वो साउथ इंडियन भी वहाँ बहुत थे, वहाँ के अंडरवर्ल्ड में भी थे, और उन सबको भगाने का बीड़ा इन्होंने उठा लिया था। और इनका प्रभाव क्षेत्र है वो कोंकण। मुंबई तो है ही, कोंकण भी है, सिंधुदुर्ग जहाँ ये ज़िला गिरा है, मालवन फोर्ट जहाँ पर है, ये सब शिवसेना का प्रभाव क्षेत्र था। और मत भूलिए नारायण राणे भी तो शिवसेना में ही थे। उनकी झड़प हो गई है, एक तरफ नारायण राणे, दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और बाकी दूसरे जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता थे। कल झड़प भी हुई। आज उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी नारायण राणे ने कर दी। और ऐसा लग रहा है कि कोंकण को वापस जीतने का इस प्रकरण में एक अवसर भी शिवसेना के पास आ गया है। और एक भावनात्मक रूप से अगर मान लीजिए कि गुजरात गुजरात वो कहना शुरू कर देते हैं, तो वो भी मराठियों को इकट्ठा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में कि देखिए, मुंबई कोई नहीं हारना चाहता, कोई नहीं छोड़ना चाहता। मुंबई का मतलब ये हो जाता है कि आपके हाथ में कितना पैसा है। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा मुंबई के पास है। मुंबई के जरिए हमारे तक आता है। जितना निवेश होता है हमारे देश में, हेड ऑफिस कहाँ है? चाहे वो गुजरात की कंपनी ही क्यों ना हो, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। जितना एंटरटेनमेंट, वो तो है ही, एक मल्टी थाउजेंड करोड़ बिजनेस है। स्टॉक मार्केट, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर, मुंबई अपने आप में एक ऐसा हब है जहां से लक्ष्मी की कृपा अगर जिस पे होती है तो कई राज्यों में सरकारें बनती बिगड़ती हैं। और हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि डील उधर जा कर के हो गई, पश्चिम में कहीं पर। तो ये जो
ये जो मुंबई है, वहां की डील कहीं और शांति में हो जाती है। और आप सोचिए कि मुंबई में जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसका अपना बजट 50,000 करोड़ से ज्यादा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट का मतलब ये हो जाता है कि कितने मंत्रालय हैं यहाँ पे जो 50,000 करोड़ बोस्ट कर सकते हैं। एमएसएमई मंत्रालय 22,000 करोड़, छोटे छोटे, जबकि एमएसएमई से इतना उम्मीद करते हैं कि जॉब जनरेटर है और सब कुछ, वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले अब 3 साल होने को आएगा, बीएमसी के चुनाव ही नहीं हुए हैं, इसलिए कि कब्जा छूट न जाए। जब शिवसेना और बीजेपी साथ थी तब का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव के भरोसे जो है कब्जा कर लिया गया है, उसके बाद से चुनाव टलता जा रहा है। अच्छा, आपने इलेक्शंस का जिक्र किया तो उस सर्वे का जिक्र मैं फिर से करूंगा। सर्वे में कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर सीटें जीत रहे हैं, 85 के आसपास वो बता रहे हैं कि हम सीटें जीतेंगे। ये सर्वे दिखाकर एक तो भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की कोशिश कि आप देखिए लोकसभा चुनाव में हमसे मात खाए हैं और फिर से हमसे मात खाने जा रहे हैं। दूसरा, क्या उद्धव ठाकरे को भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं, इसलिए जो आप मुख्यमंत्री रट रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए, या फिर जो होगा डिसाइड वो बाद में होगा, अभी मत करिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड हो जाए। तो उनको भी एक संदेश देने की कोशिश। ये एक ऐसा इशू है जो कि एक इरिटेंट के तौर पर एमवीए में है, पर आप ये मान लीजिए हिमांशु कि बड़े भाई की भूमिका तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की ही है, और उसकी वजह ये नहीं है कि कांग्रेस के पास वरिष्ठ नेता नहीं है या फिर वो एनसीपी में वरिष्ठ नेता नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसी एक सवाल पे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई थी। यही एक सवाल था, मुख्यमंत्री का पद। और क्या कमरे में बात हुई थी, क्या 2.5 साल की बात हुई थी? अमित शाह कहते नहीं हुई थी, उद्धव ठाकरे कहते हैं हुई थी, भगवान जानते हैं कि सही क्या है। लेकिन देखिए कि उस एक कमरे की बात पर इतनी बड़ी टूट हुई। लेकिन अपना 2.5 साल तो रह लिए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन था वो सबसे पुराना और सबसे नेचुरल था। दोनों हिंदुत्ववादी पार्टियां थी, और उसने अपने आप को इस तरह से बदल के कांग्रेस में जोड़ा। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि वो क्लिप जिसमें कि बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे जाना पड़ जाएगा उस दिन आई विल शट द शॉप, मैं अपनी पार्टी ही खत्म कर दूंगा। और उनके ही बेटे आज कांग्रेस के साथ हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद के लिए बार्गेन नहीं करेंगे? और दूसरी बात ये भी है कि मातोश्री वो मातोश्री नहीं है, मातोश्री भी बदला, और मातोश्री पहले मुख्यमंत्री बनाया करता था, आज मातोश्री बनने के लिए प्रयत्नरत है। नारायण राणे मुख्यमंत्री बना दिए गए, मनोहर जोशी हटा दिए गए। वो दौर भी हमें याद है बहुत आसानी से। बाला साहब ठाकरे कभी कोई चुनाव नहीं लड़ते थे, वो तो मुख्यमंत्री बनाते थे और बना दिए गए नारायण राणे। कोई नहीं सोच रहा था नारायण राणे, वो उनकी इमेज आज भी जैसी है वैसी ही तब भी थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने। तो इसी प्रकार लेकिन उद्धव ठाकरे आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये जॉब चाहिए, वी वांट द जॉब, और वो मुख्यमंत्री का। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा पीछे हटकर, ठीक है आप अलायंस में मुख्यमंत्री का पद मत लीजिए, जो भी लेना चाहता है उसको लेने दीजिए, अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनवाइए, अगर जीतते हैं तो उससे आपकी राजनीति और सधेगी और आपकी जो छवि है और ज़्यादा बड़ी होगी या बढ़ेगी। हालांकि परिवारवाद फिर आरोपों से घिरेंगे। देखिए इस बात को समझिए हिमांशु, 48 में 42 सीटें इस बार लोकसभा में एमवीए की आई हैं। एमवीए की स्थिति अच्छी है वहां पर, और ये घटनाएं जो अभी छत्रपति 48 में 30, माफ करें 48 में से 30 अभी आई है, और पिछली दफा एनडीए को 48 में से 42 थी। तो वो सिलसिला खत्म हुआ, एनडीए इतना घट गई कि मात्र 17 और इधर वो 30 सीटें ले लिए। अब सवाल ये आ जाता है कि अभी ये घटना जो घटी शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई, इसके पहले बदलापुर की घटना, इस तरह से जो विश्वसनीयता है इस सरकार की वो हिल चुकी है। तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर इस तरह का फ्रस्ट्रेशन वोटों को एनडीए से खींच करके एमवीए में फिर से डाल देता है, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में हुआ था। इसके बाद सबके पास अपने अपने प्रोजेक्ट हैं। 2 दल ऐसे हैं एमवीए में जिनके पार्टियों को तोड़ा गया है।
तो पहला प्रोजेक्ट तो यही होगा किसी भी दल का कि मेरी जो टूटी हुई पार्टी है, वो जो दरार है, उसको पाट करके हम अपनी पार्टी को फिर से उस रूप में लेकर के आए। और संभवतः उद्धव ठाकरे अपने बेटे को स्टैब्लिश करने से ज़्यादा इस बात पर अडिग हैं कि उन्हें अपनी पार्टी फिर से बनानी है, फिर से उसे वो रूप देना है। और ये प्रश्न जो है ये शरद पवार के सामने भी खड़ा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। अच्छा, ये अगर एक नहीं होते हैं तो चैलेंज फिर बरकरार रहेगा उद्धव ठाकरे के सामने, क्योंकि शिंदे अगर मान लीजिए उनका जो धड़ा है वो अगर टूटता नहीं है और मतलब या फिर वो खुद भी शिवसेना में माफ़ी मांगकर उद्धव ठाकरे के साथ चले जाते हैं, तो ये खतरा तो हमेशा बना रहेगा कि शिंदे आपकी पार्टी ले उड़ेंगे, फिर से ले उड़ेंगे। नहीं, शिंदे की वापसी नहीं है अब संभव, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं उद्धव ठाकरे, तो वो तमाम जो आसपास हैं शिंदे के लोग, वो तो वापिस आ जा सकते हैं। वही उनको खींच लिया जा सकता है। तमाम वो लोग जो कि चले गए हैं अजीत पवार के पास, पवार साहब उनको खींच ले सकते हैं। तो असली कहानी ये है मुख्यमंत्री के पद के पीछे। कांग्रेस की पार्टी टूटी नहीं है, कांग्रेस के पास कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है, और इसीलिए बड़े भाई की भूमिका उनकी ही रहेगी, उद्धव ठाकरे की। हाँ, ये बहुत आसानी से कांग्रेस हाँ नहीं कहना चाहती है ताकि वो मंत्रिमंडल में मलाईदार मंत्रालय ले पाए, क्योंकि उसकी भी बड़ी महत्ता होती है। तो अगर मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा तो मलाईदार मंत्रालय कांग्रेस के पास होने चाहिए, पर यह सब तब जबकि चुनाव में जीत होती है। अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है। बहरहाल ये अपने आप में तय हो रहा है कि जितनी भी घटनाक्रम इस तरह से घटित हो रही हैं, ये एनडीए के लिए बहुत अच्छा और शुभ संकेत नहीं है। चलिए देखिए, सर्वे कांग्रेस ने किया है, अब वो सर्वे कितना सही होता है। दूसरा, जो एनडीए में दरार नजर आ रही है, अजीत पवार जो मौन हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि शिवाजी की देखिए मूर्ति गिर गई, और हमें भी दुख हो रहा है। दुख तो हर किसी को हो रहा है, क्योंकि उनकी मूर्ति इस तरह से गिर जाना सवालों के घेरे में, और भ्रष्टाचार साफ तौर से उजागर हो गया है। अब इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा, इस पर सरकार किस तरह से अपना पटाक्षेप करेगी, क्योंकि इलेक्शंस सर पे हैं। भले ही ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन तो होने ही वाले हैं और होंगे ही, और ज़्यादा वक्त बचा भी नहीं है। तो ऐसे में अब क्या होता है महाराष्ट्र में, उसकी सारी अपडेट न्यूज़ 24 पर आपको हम देते रहेंगे। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।